नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं आज, उनमें हम देखेंगे एक तो कि चावल की जो खेती है उस पर क्या असर पड़ रहा है, एक तो डिलेड मानसून की वजह से, और दूसरा जो ड्वार्फिंग डिजीज़ है उसकी वजह से। दूसरा हम देखेंगे कि हम जब 100 साल के हो जाएंगे 2047 में, तो उस टाइम पर एजुकेशन और हेल्थ का क्या स्टेटस होना चाहिए, तब जा कर के हम अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल पाएंगे, देखेंगे। तीसरा मुद्दा हम देखेंगे कि एक जो होती है ना हमारी सोसाइटी में, जिस तरीके से कैपिटलिस्टिक पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके चलते हमारे समाज में एक जो सेंसिटिव बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा है, या फिर हम कहें एम्पैथी का जो सेगमेंट है या एम्पैथी का जो पॉइंट है हमारे समाज में वो घटता चला जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल से कुछ एक दो पॉइंट हम निकालेंगे, और एक हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अभी इंटरनल हालात क्या चल रहे हैं। तो 4 मुद्दे हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है ए वेलनेस विश फॉर 2047। ठीक है, गगनदीप कांग जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, इंडिया के लिए अगर हम इमेजिन करें तो एक इक्विटेबल कंट्री होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब हो गया कि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर, दो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, दो ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें हर किसी की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी लेवल की अगर हम बात करें। इसके अलावा जेंडर पैरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, करप्शन फ्री सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा कास्ट बैरियर्स खत्म हो, एग्रीकल्चर आउटपुट हमारे पास वाइब्रेंट हो, और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो, इंडस्ट्री हो, यहाँ पर भी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें एक इक्विटेबल कंट्री की तरफ ले जा सकती हैं। इक्विटेबल का मतलब हो गया कि जहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हम ना देखें, ना गवर्नमेंट की फैसिलिटी की तरफ से, ना एक इंडिविजुअल के इनिशिएटिव की तरफ से। कि एक इंडिविजुअल को किसी भी इनिशिएटिव को लेने से पहले ये ना सोचना पड़े कि मेरा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। राइट, तो कुल मिलाकर के हर एक सेगमेंट में हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है। 25 साल हमारे पास में बचे हैं। तो राइटर का मेन फोकस यहाँ पर है एजुकेशन और हेल्थ पे, क्योंकि बोले ये हर एक सोसाइटी के लिए फंडामेंटल है। जहाँ पर हेल्थ अच्छी है, लोग हेल्दी हैं, एजुकेशन अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में वो डिसीजन मेकिंग भी अच्छी से कर पाएंगे और अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में भी उनको कम परेशानियां आएगी। आज अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें इंडिया की, तो ग्लोबल सीईओज की लिस्ट में इंडियंस अच्छी खासी प्लेटफॉर्म पे हैं। बट राइटर जो है वो एक चीज़ बोल रही है, बोला इट्स नॉट ए रूल, ये एक एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं है। एक्सेप्शन कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी एजुकेशन पर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का सीधा इम्पैक्ट आता है, और जिन बच्चों को सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा मिल गया तो वो अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हैं, और जिनको नहीं मिला तो जो टैलेंट है वो भी खत्म हो जाता है। राइट, तो कुल मिलाकर के हमें एजुकेशन के फाउंडेशन को समझने की ज़रूरत है, और वो शुरुआत हो जाती है घर से, स्कूल से, और फिर बाद में हायर एजुकेशन लेवल तक हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि ये माता पिता को समझना होगा कि एक छोटे बच्चे को किस तरीके से उनको एक वर्बल एंगेजमेंट में आप लेकर के जाते हो। ठीक है, कैसे वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ें घर से सीखते हैं। फिर उसके बाद में वो स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर ट्रेंड, कॉम्पिटेंट एंड एंगेज कॉम्पिटेंट एंड कहते ना कि एडिक्वेट नॉलेज वाले जो टीचर्स हैं वो मिले, तो उससे फिर उनका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सबके लिए सेम होता है? कोई न्यूक्लियर फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली है, तो ऐसे में राइटर एक ही चीज़ बोल रही है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है कि एक बच्चे को किस अमाउंट में किस क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि शुरुआती लाइफ में तो चलो ठीक है, सब अपने अपने घरों में छोटे बच्चे ही रहते हैं, पर टाइम बीतने के साथ साथ में उन बच्चों की लाइफ पे जो एजुकेशन का है इम्पैक्ट साफ साफ देखने को मिलता है। ठीक है, और वो चीज़ बच्चे के एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट पर असर दिखाती है कि हाँ जी, पैसे वाले परिवार से और सोशो इकोनॉमिकली एडवांस्ड सेक्शन से अगर बिलोंग करता है बच्चा, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेंगे। फिर बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, तो स्कूल पहुंचने के बाद में थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन जो घर में या समाज में देखने को मिलता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पर सच बात यह है कि स्कूलिंग में अपर एंड लोअर कैटेगरी के अलग अलग स्कूल्स आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा डिवीजन है। तो कुल मिलाकर के कि
स्कूल्स में हमें गैप्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अप टू द क्वालिटी हमें बनाने की ज़रूरत है। एजुकेशन जब ट्रांसफॉर्मेशनल होगी तब जा करके अच्छा काम होगा। मतलब ये कि किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बच्चे, अगर उनको एक सही तरीके की क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अपलिफ्ट कर जाएंगे। फिर वहां पर टैलेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस बना लेगा, राइट। जिसके पास में, जिसके माता पिता के पास में ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छी स्कूल में डाल देंगे, अच्छे एजुकेशन में डाल देंगे, और जिनके माता पिता के पास में पैसा नहीं है वो चाहे कितने ही शार्प ब्रेन वाले हो पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो हम चेंज लाना चाहते हैं ना, वो स्कूल, टीचर, इन स्केल पर हमें लाने की ज़रूरत है, इन स्केल्स पर हमें काम करने की ज़रूरत है। स्कूल में केवल हम ये करें कि भाई असेसमेंट कर लेते हैं नॉलेज का, कॉम्पिटेंसीज का, एग्ज़ाम करवा लिया, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं, पर वहाँ पर इतने से काम नहीं चलता है ना। एक बच्चे का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्कूलिंग टाइम पर, उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जिस बच्चे की स्कूलिंग अच्छी रहती है, चाहे वो कितना ही सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, बैकवर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो ऑटोमेटिकली राइज करता है, वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इक्विटी लाने की ज़रूरत है, जेंडर पैरिटी लाने की ज़रूरत है, सोसाइटल डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। तब जा कर के ये जो हम चाह रहे हैं ना कि हम एक नॉलेज इकोनॉमी बने, वो बन पाएंगे। साथ में स्कूलिंग में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि हम बार बार बात करते रहते हैं कि भाई एजुकेशन जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने की भी ज़रूरत है। कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है, यूथ एनर्जी अवेलेबल है, बट उसको हमने प्रॉपर हार्नेस नहीं किया तो वो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, जैसे ITIs हैं उनमें ट्रेनिंग दिला दी जाए, जो रिक्वायर्ड या फिर जो नेसेसरी स्किल सेट है वो दे दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, ठीक है। डिग्रीज के नंबर्स को कम करने की जरूरत है। उन डिग्रियों को तो कम से कम आप मत दो बच्चों को जो उनकी लाइफ में कभी रेलेवेंट ही नहीं हो सकती। फालतू पढ़ाने से क्या मतलब है जिन डिग्रियों का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो बच्चों को सही टाइम पर सही काउंसलिंग प्रॉपर टाइम पे मिल जाए तो ठीक है, ओके। इसके साथ में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो एक बंदे का प्रोफेशनल लेवल पे किस हद तक जाना चाहिए, वो उसी डायरेक्शन में काम करे। तो उसके लिए वही बात है, स्कूलिंग लेवल अच्छे से काम करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर चीज़ें हायर एजुकेशन लेवल पे चली जाती है। आज हम देखें, हिस्टोरियंस है, मैथमेटिशियन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस मैनेजर है, या बिजनेस लीडर्स हैं, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई भी है, हर एक सेगमेंट में हमें एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है कि फाइनेंस एक बैरियर का काम ना करे। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के मम्मी पापा के पास में, तो वो पढ़ा नहीं पा रहे, इसका मतलब वो नहीं है कि आप उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ना दो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फिर आ जाओ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें। 2000s में वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से कहा कि विमेन एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग आउटपुट आपको देती है। जैसे कि एक तो समाज में एजुकेशन बढ़ती है, और दूसरी एजुकेटेड वुमेन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको बहुत सोच समझ करके डिसाइड करती है, पढ़ी लिखी वुमेन की अगर हम बात करें, ठीक है। आज अगर देखी जाए, फर्टिलिटी हो, बच्चे का जन्म अच्छे से हो जाए, बच्चों की हेल्थ की बात करें वो अच्छे से मेंटेन हो सके, ये सारी चीज़ें बोला एजुकेशन ऑफ वुमेन से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। जो माताएं पढ़ी लिखी होती हैं वो अपने बच्चों को बहुत हद तक अपनी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हैं, ठीक है। जब किसी बीमारी को अगर शुरुआती फेज में ही डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर लिया जाए तो कितना आसान रहता है। तो ऐसे में हेल्थ इंप्रूव करना, और जो गजब बेकार तरीके की जो बीमारियां चल रही हैं जिनमें बच्चों की जान तक चली जाती है, उनसे भी बचना एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो वुमेन एजुकेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जेंडर पैरिटी आनी ज़रूरी है एजुकेशन में। इसका बेनिफिट फिर बाद में पूरी सोसाइटी को होता है। और कहते हैं ना कि एक मेल की एजुकेशन या एक मैन की एजुकेशन जो है वो तो केवल एक इंडिविजुअल को एजुकेट करने से रिलेटेड हो गई, जबकि एक वुमेन की एजुकेशन जो है वो बेसिकली आप मान के चलो कि आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करती है। तो इस तरीके के जो कंटेक्स्ट ऐसे ही नहीं निकल के आते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, तो राइटर बोल रही हैं कि 2030 नहीं, हम 2047 तक भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम
इन बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं एजुकेशन और हेल्थ, इन पर ध्यान नहीं देंगे। अब राइटर का मेन फोकस आ गया है हेल्थ पे। राइटर ही बोल रही हैं कि हमारे जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें गोल थर्ड सीधा से ये कहता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस किया जाएगा सभी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो एजुकेशन हेल्थ जो है उसका जो रोल है उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इवन हम कहते हैं कि नो पुअर्टी, जीरो हंगर, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो एक इंडिविजुअल हेल्दी ही नहीं होगा तो वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, कैसे अर्निंग अपनी बढ़ाएगा, कैसे अपनी लाइवलीहुड इंक्रीज करेगा। अगर लाइवलीहुड इंक्रीज नहीं होगी तो फिर जीरो हंगर और ये पुअर्टी कैसे खत्म होगी। तो ऐसे में एक हेल्दी, पहला सुख तो निरोगी का है ये हुई, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट होनी ज़रूरी है। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एकदम प्रॉपर मैनर में काम करता हुआ दिखना चाहिए। पर हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ पर तो अच्छा परफॉर्मेंस हेल्थ सेक्टर का दिखता है, बाकी पॉकेट्स में वो चीज़ें कंटिन्यूअस नहीं दिखती है। तो वो जो सस्टेन मैनर में हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए और पूरे एरियाज में एक रीजनल डिस्पैरिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र विशेष में भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ये फैसिलिटीज़ का, तब जा करके हम हेल्थ को प्रॉपर अवेल करा सकेंगे हमारे सिटीजन्स के लिए। हमें ज़रूरत है कि हम फंक्शनल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हेल्थ केयर की। अगर बात करें, सीधी सी बात है कि अगर जैसे हम ये दिल्ली गवर्नमेंट का हम जो आइडिया है मोहल्ला क्लिनिक्स, तो वो मोहल्ला क्लिनिक्स का जो आइडिया है वो हमें हर एक एरिया में हम कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि एक इंडिविजुअल को कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी अगर इश्यू आए तो जल्दी से जा करके वो अपनी बात को डिस्कस कर सके वहाँ पर बैठे हुए जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में, डॉक्टर हो, नर्स हो, जो भी हैं। दूसरा, एक रैपिड रेफरल पाथवे भी होना चाहिए कि जैसे किसी का अगर प्राइमरी सेक्टर में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसको अगर रेफर किया जाए तो एकदम क्विक रेफरल हो सके। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को बीच में ले जाते ही हमारे यहाँ पर इशू आ गया। आप देखते हो ट्रैफिक में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है कि नहीं, एकदम चौक हो जाता है पूरा सिस्टम और कईयों की तो बिल्कुल जान निकल जाती है एम्बुलेंस में। तो वो चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इस तरीके से होनी चाहिए जहां पर सेंटर में कौन हो, एक इंडिविजुअल का मतलब वहां पर हम पेशेंट या फिर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी है, तब जा करके इंडिया हेल्दी बनेगा। ठीक है, इसके लिए वेल मोटिवेटेड ट्रेंड इंडिविजुअल्स को हमें अपॉइंट करने की ज़रूरत है। दवाइयाँ, वैक्सीन है वो सस्ती रेट पे अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक एक्सीलेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जब डेवलप होगा ना, तब जाकर के हम सस्टेन मैनर में ग्रोथ करेंगे। ये तो बात हम बार बार करते ही हैं। देखो कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे पार्ट्स हैं, इन पर तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इनको तो और ज़्यादा रिफाइंड टाइम के साथ में हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो बेस हैं। ये दो फाउंडेशन ही हमारे अच्छे हो जाएंगे ना, तो फिर अपने आप ही कंट्री प्रोग्रेस करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता फिर हमारे देश को। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। बोला 25 साल का टाइम है, इन दो एस्पेक्ट्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लॉइटर्स लाइक अस। ये सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें क्लास और कास्ट का मुद्दा है वो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। आकाश जोशी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंट दो ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जिन इंसिडेंट्स में से एक तो आपने भी वीडियो देखा होगा, वो एक लेडी ब्लैक कपड़ों में, आपको ध्यान दिया हो, भावना रॉय नाम की, वो अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को किस तरीके से अब्यूज़ कर रही थी, गालियां दे रही थी, या बात करने का तरीका उसका बड़ा गजब तरीके से था। तो वहाँ पर सोसाइटी में दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो इकट्ठे होकर के और फिर सुन रहे थे, देख रहे थे, और वहाँ पर वो लगातार अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ कर रही थी, जो भी उसको करना था। मतलब अपनी हदें बता रही थी कि भाई हम एलिट क्लास के लोग हैं और एलिट क्लास के लोग कहाँ कहाँ पर हमारी लाइफस्टाइल चल रही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल को जीने के चलते ये जो कैपिटलिज्म जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सामाजिक सेंसिटिविटी है ना, जो सोशल सेंसिटिविटीज़ है, उनको हम दरकिनार कर चुके हैं। और एक तरीके से गाँव में जहाँ पर कास्ट की जो प्रॉब्लम थी वो शहरों में आकर के क्लास की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, जहां पर कुछ लोग हैं जिनके पास में बहुत कुछ है और ज़्यादातर लोग हैं वो उस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए हाथ में। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरीके से डिवीज़न हो गया है।
तो ये जो मिस रॉय ने जो बिहेवियर दिखाया सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ था जो कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हम प्रीवियसली देख सकते हैं गाँव में अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ किया करते थे। दूसरा एक केस और आता है कि वहीं पर त्यागी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर उसी लोकेशन के पास में। वहाँ पर एक इंडिविजुअल श्रीकांत त्यागी, ठीक है, उनके सपोर्ट में महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई थी। तो श्रीकांत त्यागी जो थे उनको भाई साहब अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने भी एक वुमेन को मिसबिहेव किया, गलत तरीके से ट्रीट किया, और उनकी भी वीडियो जो थी वायरल हो गई थी। और यहाँ पर भी भावना रॉय जिनका हम केस देख रहे हैं, इनका भी वीडियो वायरल हो गया। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि ह्यूमिलिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक भी हम अभी भी अब एक कहते हैं ना कि लेसर जो कम्युनिटी है, जिनको लेसर कंसिडर किया जाता है, उनके लिए अभी तक भी हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। फर्क इतना सा है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। फर्क इतना सा है कि पहले जो सिस्टम था उसमें कास्ट के नाम पर अपर जो था वो लोअर को एक्सेप्ट नहीं करता था। अब क्लास के नाम पर सेम ऑर्डर देखने को मिलता है, कास्टिस्ट या मिसोगिनिस्टिक एटीट्यूड। दैट मीन्स औरतों के साथ में अच्छा बिहेव ना करना, कास्ट के नाम पर अपर कास्ट वालों के द्वारा लोअर कास्ट वालों के साथ एट्रोसिटी करना, वो चीजें जो थी अब ट्रांसफॉर्म होकर के क्लास सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस तरीके के केसेस नॉर्थ इंडिया में अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राइटर का एक ही चीज का कहना है कि ये जो इनसेंसिटिविटी डेवलप होती चली जा रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोग अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, राइट। और दूसरा, हमने अभी ऊपर वाला आर्टिकल देखा था कि जो एजुकेशन में कमियां हैं वो एजुकेशन की कमियां भी ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि जो अच्छे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा का मतलब हो गया अपर, जिनके पास में कुछ है, तो उन लोगों के बच्चों को ये सीखने की ज़रूरत है, या उनके माता पिता को ये सिखाने की ज़रूरत है, या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप कैसे अच्छे से बिहेव कर सकते हो। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद में आप जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी बनना चाहते हो वो बाद में बनना, पहले एक अच्छे इंसान बनो। तो वो तो एजुकेशन आनी चाहिए उनकी तरफ से। दूसरी तरफ कि एजुकेशन जब आएगी जो हमारी सोसाइटी में डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनके पास में, तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड फील करेंगे। जो चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में भावना रॉय का जो इशू चल रहा है इसमें देखने को मिला, क्या था कि जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसको लगातार भावना रॉय अपनी तरफ से जो बातें बोलनी थी बोले जा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं पर अपना बैच निकाला और बोला मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जहां पर मेरी डिग्निटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो वो चीज कब आती है? जब आप एजुकेशन देते हो, राइट। जब एक एजुकेटेड बंदा होता है तो वो अपने आप अपनी डिग्निटी की रिक्वायरमेंट करेगा, डिग्निटी की बात करेगा, और ये चीज अब धीरे धीरे आ रही है, तो इसको हमें और एक्सपेंड करने की जरूरत है, ठीक है। कोई अगर अब्यूजिव बिहेवियर रखता है, वहां पर एक इंडिविजुअल का जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके पास में कोई पावर है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अपने दम पर इकट्ठी की है वो पावर, मान लेते हैं, तो क्या दूसरों पर राज थोड़े ना करोगे आप, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के जो अप्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है वहां पर एक लगाम लगनी भी जरूरी है। और दूसरी चीज, जिन लोगों पे ऑपरेशन किया जाता है, जिन लोगों पे बहुत ज्यादा पीड़ा ढाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें और ज्यादा सिविलाइज करने की जरूरत है, और ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। और जब एजुकेशन होती है ना, तो फिर देखो अपने आप ही आदमी अपनी खुद के रास्ते खुद के तरीके से ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पॉइंट थे, ये हमारी इंडियन सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स से आप ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में जीएस में पेपर 4 में भी कहीं एग्जाम्पल काम में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डोंट बैन और रेस्ट्रिक्ट। देखो अभी इस बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर मॉनसून टाइम पे नहीं पहुंचा। इस वजह से यहाँ पर जो पैडी की कल्टीवेशन जून जुलाई महीने में होने वाली थी वो लेट हो गई, ठीक है। अब पहले तो डर ये था, लेट तो हुई थी, दूसरा ये भी डर था कि पिछले हफ्ते का जो हमने डेटा देखा था उसमें ये था कि लगभग 4.4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है उस पर खेती नहीं हो पा रही है चावल की। अब वो थोड़ा सा घट करके 3.1 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। इसका मतलब अभी भी
लगभग 3.1 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जिस पे नॉर्मल टाइम्स में खेती हुआ करती है चावल की, वो नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के इस साल में अगर ये 3.1 मिलियन हेक्टेयर पे खेती नहीं होती है तो चावल की प्रोडक्शन में कितनी कमी आएगी? लगभग 8.5 मिलियन टन की। क्योंकि एक हेक्टेयर के ऊपर आप मान के चलो लगभग 2.7 टन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से चावल की अगर हम बात करें तो यील्डिंग ये आती है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा कि 8.5 मिलियन टन की हमें चावल की कमी महसूस होगी। अब सवाल ये है कि एक तो हो गया ये ईस्टर्न पोर्शन में जहाँ पे रेनफॉल लेट हुआ या कम हुआ, उसकी वजह से पैडी कल्टीवेशन डिले हो गई। इसको कॉम्पनसेट करने का आइडिया ये भी बताया जा रहा है कि पहले जो खेती करनी थी जून जुलाई में, जो सोइंग होनी थी, वो 150 से 160 दिन में मैच्योर होने वाली क्रॉप हुआ करती थी, पर 125 दिन वाली क्रॉप पे अब रिलाई किया जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। पर वही चीज़ है कि इसकी यील्डिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम आएगी, पर फिर भी कोई बात नहीं, ना मामा से खाना मामा, अच्छा कुछ तो आएगा। दूसरा मुद्दा क्या आ रहा है चावल से रिलेटेड? एक तो हो गया एक्रीएज का और प्रोडक्शन का रिलेटेड, दूसरा पंजाब और हरियाणा जो दोनों स्टेट मिलकर के टोटल चावल की जितनी प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, खरीदारी की जाती है एमएसपी पे, उसका 30% तो कहाँ से होता है? इन दोनों स्टेट से होता है, ठीक है। और बासमती जो हमारे यहाँ से बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है, उसका 90% प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा से होता है। तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इनका चावल में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ड्वार्फिंग डिजीज जो है वो अभी डिटेक्ट हुई है कि कुछ जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो तो डेवलप हो गए अच्छे खासे, और बाकी प्लांट्स हैं वो डेवलप प्रॉपर नहीं हो पा रहे। इसलिए ये लग रहा है कि जहां पर हेक्टेयर 4 से 4.5 टन जो प्रोडक्शन होता है चावल का, उसमें अब की बार कमी देखने को मिलेगी। और अभी तक इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाई है कि ये ड्वार्फिंग डिजीज का कारण क्या है, क्यों चावल के पौधे जो हैं, सेपल्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे अभी तक प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो स्टंटेड प्लांट है, हाइट कम रह रही है प्लांट्स की, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखाएंगे। और यही असर वेस्टर्न यूपी में और जो उत्तराखंड का तराई प्लेन है, जो कि इधर यूपी और पंजाब वाले हरियाणा वाले एरिया की तरफ लोकेटेड है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के पैटर्न को देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि चावल जो है उस पर अभी असर है। वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास में जो पीडीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में गोडाउन्स में चावल अवेलेबल होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ऑफ 41 मिलियन टन, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही कम है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो चावल की प्रोडक्शन के लिए हम केवल खरीफ पे ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि चावल हमारे यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों में प्रोड्यूस होता है। चावल के लिए जो रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक सिचुएशन है, ठीक है, वो साउथ इंडिया में थ्रू आउट ईयर अवेलेबल होती है, या फिर जो भी कोस्टल एरियाज है वहां पर थ्रू आउट ईयर अवेलेबल होती है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि असम वाले एरिया में, असम वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हमारे यहाँ पर तीन तीन सीजन होती है चावल की, औस अमन बोरो, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो डिपेंड किस पे कर रही है? वो क्लाइमेट पे। तो चावल इतना ज्यादा रिस्क सम नहीं है हमारे यहाँ पर कि हाँ चलो ठीक है कि खरीफ में प्रोडक्शन कम हो गया तो हम उसको बैन कर दें एक्सपोर्ट को, या रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दें, जैसे कि चावल और जैसे कि गेहूं और चीनी पे लगाया था। बोले ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में खरीफ और रबी दोनों सीजन में होता है चावल, इसलिए चावल का तो ऑप्शन है। हाँ, वीट की थोड़ी प्रॉब्लम है। एक तो वीट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन पॉकेट्स में होता है, और दूसरा रबी की सीजन में ही होता है गेहूं, क्योंकि गेहूं के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो ठंडी क्लाइमेट है वो चाहिए होती है, जबकि चावल के लिए तो आराम से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है बढ़िया। तो उस तरीके से चावल में इतना इशू आता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल पे बैन लगाया था ना, उस तरीके के बैन के ऊपर हमें नहीं जाने की जरूरत है चावल के केस में। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर और वीट पे जो बैन लगाए थे, एक्सपोर्ट पे बैन या रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो अभी चावल के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि हम क्रॉप के स्टेटस को मॉनिटर करें, जिससे कि अभी ये पता पड़ा कि हाँ भाई ड्वार्फिंग डिजीज है कोई, जिसकी वजह से चावल का प्लांट पूरा डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उसको मॉनिटर करना जरूरी है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, स्टॉक कितना है, उसको हम कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। वैसे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का वो इंडिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर हाँ मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी जरूरी है, ये काम की बात है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो पाकिस्तान में हालत हो रहा है खराब। देखो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इमरान खान, उनको टेरर चार्जेस लगा करके उनको जेल में डालने की बात कर दी गई है। वो बात अलग है कि कोर्ट ने उनको 25 अगस्त तक, मतलब कल तक के लिए उनको बेल दे दी है, पर फिर भी आप देखो कि सीधा एक बंदा जो पॉलिटिकल लीडर, देश को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा, उसको सीधा जेल में ले जाने की बात कर दी गई। ठीक है, अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। इसके अलावा शहबाज गिल, जो कि अपने आप में वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके भी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लीडर हैं या चेयर रह चुके हैं, उनको भी जेल में डालने की बात कर दी। बोला कि इमरान खान और शहबाज गिल दोनों ने मिलकर के इस तरीके की बातें कर ली हैं जो कि सरकार के खिलाफ में, पाकिस्तान के खिलाफ में है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज का कोई पैटर्न नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है कि इमरान खान और वहाँ की आर्मी दोनों के बीच में ग्लिचेस कब शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI, ठीक है, उसके जो हेड थे, ठीक है, हामिद करके, उनका टाइम टेन्योर कंप्लीट हो रहा था, उनको रिटायर होना था, पर इमरान खान ने बोल दिया कि हम उनको बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने देंगे, उनको कंटिन्यू करना है। तो इस चीज़ को लेकर के फिर आर्मी और इमरान खान के बीच में गैप आ गया। देखो जनरल फैज़ हमीद, इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था ISI के चीफ के तौर पे, पर वही चीज़ है कि इन्होंने माना नहीं इमरान खान ने, और उधर आर्मी कर रही थी चेंज करो, तो यहाँ से ग्लिचेस शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में आपको पता है कि जैसे ही आर्मी ने इमरान खान को हटा करके शहबाज शरीफ को बना दिया, वहाँ पर देखो आर्मी का पूरा चलता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इमरान खान लगातार इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ब्लेम करते हैं, एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं। अब वो एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट रिलीज करने के चक्कर में फिर आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में असहज महसूस करने लग गई। अब अगर अनकंफर्टेबल महसूस करेगी तो आर्मी तो वहाँ पर अपने हिसाब से रूल डिसाइड करेगी। दूसरा, ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को जब मारा गया था, उसके बाद में ओसामा बिन लादेन को इमरान खान ने मार्टीर बोल दिया कि भाई उन्होंने तो शहीदी दी थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए अनकंफर्टेबल थे। अब उन चीज़ों का असर सीधा का सीधा देखने को मिल गया। और अमेरिकन इक्वेशन आपको पता ही है कि अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू अमेरिकन फोर्सेस ने अपना काम किया। बट वही चीज़ है कि आज भी पाकिस्तान अमेरिका पे बहुत हद तक डिपेंडेंट रहता है। नहीं है तो आज आप खुद देख लो कि चाइना ने बेशक पाकिस्तान को कंट्री बहुत किया है, उसमें हम कहते हैं ना कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, पर अमेरिका ने जिस तरीके से रुख अपना इख्तियार किया है पाकिस्तान के लिए, तो आज पाकिस्तानी इकोनॉमी हो गई क्राइसिस में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि भाई ये केवल अपने खुद के पॉकेट्स भरने में लगे हुए हैं, और अफगानिस्तान में जितना कुछ टेररिज्म को रोकना था उसको रोकने की बजाय उसको प्रोमोट किया, उसके ऊपर इनएक्टिवेटेड है ये ज़्यादातर। तो इसलिए अमेरिका ने भी डिसाइड कर लिया विड्रॉ करने का। और पाकिस्तान के अभी अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की अमेरिका की नज़रों में कोई यूटिलिटी नहीं रह गई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस का कारण बन गई। दूसरा अगर देखें तो अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यूं देखा जा रहा था कि मानो ये अपने आप में रामबाण इलाज कर देगा पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के लिए। ये एक बहुत बड़ा बिलियन प्रोजेक्ट, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी, उस अथॉरिटी को चाइना ने स्क्रैप कर दिया। क्या कह के कि बोला पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स को, जो भी वहाँ पर चाइना के लोग डिप्लॉयड है, काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बोलो उनकी जान को ही खतरा रहता है, तो वहाँ पर कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जब सिक्योरिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत ख़राब में चली रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को स्क्रैप कर दिया गया है। जो प्रोजेक्ट उनके लिए रामबाण माना जा रहा था वो प्रॉब्लम में आ गया है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया क्या करे। देखो जी, सच बात यह है कि हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे लोकेटेड हमारे पड़ोसी का हाल तो है ख़राब, उसको तो हमें करने की ज़रूरत है इग्नोर, ज़्यादा अंदर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर हमें हमारी बॉर्डर्स को प्रॉपर मैनर में गार्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिगड़ा हुआ सांड किधर भी सींग मार सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से हमें तो हमारी डिफेंस को तो अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये किसी भी हद तक कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, हमें तो हमारे गार्ड्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत है। पर
इंटरनली क्या चल रहा है पाकिस्तान में उस पर हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइटर सीधा बोल रहे हैं। राइटर जो है वो रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है।